नमस्कार विद्यार्थियों, साथियों और मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों। मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मेडल स्कॉलर। साथियों, आज हम बात करेंगे ओपीएस वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम की। साथियों, पुरानी और नई पेंशन स्कीम में क्या है अंतर, इसको आज विस्तार से जानेंगे। और ये जब आप जान जाएंगे तो ये जो सच होगा साथियों, वो आंखें खोल देने वाला होगा। यानी आपको पता चलेगा कि एनपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर योजना में जमा पैसे सरकार जब्त कर लेती है। बिल्कुल सही सुना साथियों, ऐसे ही बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपको आश्चर्यचकित करने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप के देखिएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि ओपीएस वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम में क्या है अंतर, और ये अंतर ऐसा होगा साथियों जो अब तक आपने ना तो देखा होगा और ना ही सुना होगा। ऐसी गूढ़ रहस्य की बातें जो कि अभी तक आपने न्यू पेंशन स्कीम के बारे में जाना ही नहीं है। जो लोग सड़कों पर हैं, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में, मांग कर रहे हैं पुरानी पेंशन योजना की, उन्हें पता है इसकी सच्चाई कि क्या होने वाला है आने वाले सालों में, आने वाले समय में। सरकार आज तर्क दे रही है कि उनके पास बजट नहीं है, लेकिन तब क्या होगा जब कर्मचारियों के साथ कोई भी खड़ा नहीं होगा। साथियों, ये बात आपके हक की है। हक की लड़ाई आपको लड़नी होगी, अपनी पुरानी स्कीम को वापस लाना होगा। आज मैं वो सभी कारण बताऊंगा जिनको जान करके आप भी खड़े होंगे ओपीएस के साथ, और उन सभी कर्मचारियों के साथ खड़े होंगे, उन सभी परिवारों के साथ खड़े होंगे जो अपनी लड़ाई सरकार के साथ लड़ रहे हैं और मांग कर रहे हैं ओपीएस की। तो चलिए साथियों, आज इस अंतर को बेहतरीन तर्कों के साथ मैं आपको समझाता हूं कि क्यों अच्छी है पुरानी स्कीम और क्या है खामियां न्यू पेंशन स्कीम के अंदर। साथियों, सबसे पहले जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक इस बारे में क्या कहता है और क्या है उसके विचार न्यू पेंशन स्कीम को लेकर। भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने नई और पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक लेख लिखा है। इसमें कहा गया है कि पुरानी पेंशन योजना के मामले में कुल वित्तीय बोझ नई पेंशन योजना यानी एनपीएस का 4.5 गुना तक हो सकता है। इस लेख में कहा गया है कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करना हमारे लिए देश को पीछे की ओर ले जाने वाला कदम साबित हो सकता है। रिजर्व बैंक की इस स्टडी में कहा गया है कि ऐसा करने वाले राज्यों की वित्तीय हालत मीडियम से लॉन्ग टर्म की अवधि में अस्थिर हो सकती है। इस लेख में कहा है कि हाल ही में राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने एनपीएस से ओपीएस की ओर स्थानांतरित होने की घोषणा की है। इसमें कहा गया कि ओपीएस में अल्पकालिक आकर्षण है, लेकिन मध्यम से दीर्घकालिक चुनौतियां भी है। राज्यों के ओपीएस पर वापस लौटने से वार्षिक पेंशन व्यय में 2040 तक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का सालाना सिर्फ 0.1% बचाएंगे। वहीं उसके बाद उन्हें वार्षिक जीडीपी के 0.5% के बराबर पेंशन पर अधिक खर्च करना होगा। इसी लेख में आगे कहा गया है कि राज्यों द्वारा ओपीएस में कोई भी वापसी राजकोषीय रूप से अस्थिर होगी, हालांकि इसमें उनके पेंशन व्यय में तत्काल गिरावट हो सकती है। साथियों, ये था आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों का व्यू पॉइंट जो लेख के माध्यम से सामने आया है। मैं पूछता हूं भारतीय रिजर्व बैंक से, क्या वो पहले नहीं था जब भारत की प्रोग्रेस हो रही थी? आजादी के बाद के वर्षों में भारत ने जो उन्नति की है, भारत ने जो ओपीएस को लागू करके अपने कर्मचारियों को स्थिरता दी है, क्या उस समय भारतीय रिजर्व बैंक या देश की प्रोग्रेस नहीं हो रही थी? क्या देश आगे नहीं बढ़ रहा था? क्या चंद सालों में 2004 के बाद ही देश की प्रोग्रेस हुई है? मैं पूछता हूं उन सभी अधिकारियों से जो इस तरह की मनगढ़ंत बातें देश को अस्थिर करने की बात करते हैं, तो बंद करिए सभी की पेंशन, बंद करिए उन एमपी एमएलए की पेंशन जो 4-4, 5-5 पेंशन लेकर देश का वित्तीय बोझ बढ़ाते हैं। क्या आरबीआई इस कदम को उठाने में सक्षम है? जो भारतीय कर्मचारियों की पेंशन पर अपना हक जता रही है और कह रही है उसी से देश का विकास होगा। क्या होगा उस कर्मचारी का जिसने 60 साल इस देश को दिए हैं, इस सिस्टम को दिए हैं, और जब बुढ़ापे की ओर वो अग्रसर होगा तब उसके हाथ से आप रोजी और रोटी को छीनने वाली बातें कर रहे हैं। क्या देश का विकास इन चंद सालों में ही हुआ है? क्या देश केवल इन्हीं चंद सालों में आगे बढ़ा है? पूछता है मेडल स्कॉलर भारत की सरकार से। क्या पहले देश का विकास नहीं हुआ था जब कांग्रेस की सरकार थी?
क्या उस समय पर कोई विकास आपने देखा ही नहीं? क्या ये देश आगे नहीं बढ़ा है? अगर आपको बंद करना है तो सभी की पेंशन को बंद कीजिए। ऐसा अब नहीं चलेगा कि कुछ लोग तो पेंशन पाते हैं और कुछ लोगों को आप मरहूम कर दें। आइए साथियों, और भी बहुत से कारण हैं जिनको मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से अंतर हैं जिनकी वजह से कर्मचारी आगे आने वाले समय में स्वयं को ठगा हुआ महसूस करेगा। अभी तो शुरुआत है साथियों। उठ खड़े होइए और मांग करिए शांतिपूर्वक अपने अधिकारों की, प्रदर्शन करिए शांतिपूर्वक, जिससे कि सरकार को सोचने के लिए मजबूर हो सके। और अगर कुछ ना कुछ इसका हल ना निकला ना साथियों, तो आने वाले समय में यकीन मानिए आपको खर्चे चलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एनपीएस मार्केट के हवाले है और उसमें जो रिटर्न आएगा उसी से आपको पेंशन मिलेगी। आज मैं आपकी आंखें खोल देने वाले सच को उजागर करूंगा साथियों। बिना स्किप के इस वीडियो को देखिएगा और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हर कर्मचारी के मोबाइल में ये भेजा जाना चाहिए, क्योंकि उसको भी तो पता चले जिस भारत सरकार के लिए वो नौकरी कर रहा है आने वाले समय में उसे क्या मिलेगा। चलिए साथियों, मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए उन सभी तथ्यों पर बात करूंगा, उन सभी गंभीर मुद्दों पर बात करूंगा जो कि आपकी आंखें खोल देने वाले हैं। साथियों, अब देख लेते हैं आंखें खोल देने वाले सच के 8 बड़े अंतर। ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती। एनपीएस में कर्मचारी के वेतन से 10% की कटौती होती है। यही है वो सबसे बड़ा अंतर। यानी ओपीएस में आपको कुछ भी अपने हार्ड अर्न मनी से नहीं देना होता, जबकि एनपीएस के अंदर आपको अपने पेमेंट से, आपके वेतन से 10% की मंथली कटौती आपको देनी होती है। अब आपका दूसरा अंतर बताता हूं। पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ, जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा है। एनपीएस में जीपीएफ की सुविधा को नहीं जोड़ा गया है। ये भी बहुत बड़ा फायदा है। जीपीएफ के अंदर आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलती है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता था, जिससे कर्मचारी को एक वित्तीय सुरक्षा मिलती थी। एनपीएस में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। पुरानी पेंशन एक गारंटेड रिटर्न वाली पेंशन योजना है, यानी उसमें आपको पता है कि आपके लास्ट पेमेंट का 50% आपको पेंशन मिलेगा ही मिलेगा, कुछ भी हो जाए। इसका भुगतान भारत की ट्रेजरी के जरिए किया जाता है, यानी उसे गारंटी देती है भारत सरकार। नई पेंशन योजना शेयर बाजार और अन्य निवेशों पर आधारित है, यानी आपको झोंक दिया गया है मार्केट के हवाले। क्यों नहीं एमपी और एमएलए के भी पेंशन को मार्केट के हवाले किया जाए? क्यों नहीं उनकी पेंशन को भी लिंक किया जाए एनपीएस से? इसकी चाल के आधार पर ही रिटर्न का भुगतान होता है, यानी आपको 60 साल बाद पता चलेगा कि मार्केट किस कंडीशन में है। अगर मार्केट उस समय डाउन हुआ तो साथियों आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसके साथ ही तीसरा बड़ा अंतर है, पुरानी पेंशन ओपीएस में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक के 50% तक निश्चित पेंशन मिलती है, यानी आपको पता है आपका 50% फिक्स है। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है और इसमें पेंशन आपके निवेश और उस पर मिले रिटर्न पर मिलती है, यानी मार्केट से जो भी आपको मिलेगा उसे आपको स्वीकार करना होगा। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आप केवल अपना 10% जो हार्ड अर्न मनी है वो सरकार के हवाले करते हैं, सरकार उसे निवेश करती है, यानी निवेश की भी आपको आज़ादी नहीं है। आपको पता ही नहीं है जो आप कटवा रहे हैं उसे कहाँ निवेश किया जा रहा है और किस फंड में लगाया जा रहा है, उसमें आपकी मर्जी नहीं है। वो सरकार डिसाइड करेगी कि उस पैसे का कैसे यूज करना है। और इसके आगे आने वाला सच तो आपको बहुत ज़्यादा अखरेगा साथियों, और आपको ये पता होगा कि पुरानी पेंशन योजना में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू होता है, यानी आपको ताकत मिलती थी ओपीएस में महंगाई से लड़ने की। हर 6 महीने में आपकी पेंशन बढ़ती थी और जो भी डीए मिलता था वो पेंशनर्स को भी मिलता है। लेकिन एनपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता, यानी साथियों एक बार जो पेंशन आपकी फिक्स हो गई वही आपको आपके पूरे जीवन पर्यंत मिलती रहेगी। यानी महंगाई जैसे जैसे बढ़ेगी उस पैसे की वैल्यू कम होती जाएगी और जब आप होंगे 80 साल के, 90 साल के, तब आपके हाथ में उस पैसे की कीमत भी चौथाई रह जाएगी और बुढ़ापा काटना आपको मुश्किल होगा। ओपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है।
आंखें खुल जाएंगी आपकी। मैंने कहा था ना आपको कि ऐसे ऐसे सच और तर्क मैं आपको दूंगा साथियों कि आपकी आंखें फटी रहने वाली हैं। और यही वो सबसे बड़ा रामबाण है जो आपको आज तक पता नहीं होगा। यानी ओपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन मिलती है, लेकिन एनपीएस में सर्विस के दौरान अगर कुछ हो गया, अगर मिस हैपनिंग हो गई कर्मचारी के साथ, अगर मौत हो जाती है ना साथियों, तो आपको इसमें जमा पैसे को सरकार कर लेती है जब्त। ये आपको आज तक पता नहीं होगा कि ऐसा भी प्रावधान है। इसीलिए तो मैं कहता हूं साथियों, अधिकारों की लड़ाई है, शांतिपूर्वक सरकार से मांगे रखिए और ऐसा कुछ प्रावधान कराइए जिससे कि ये जितने भी प्रावधान हैं वो एनपीएस से हट जाएं। अगर सरकार एनपीएस जिद है कि हम एनपीएस ही रखेंगे तो जीपीएफ की सुविधा तो दे सकते हो। जीपीएफ की सुविधा में क्या है बताइए मेरे को। सरकार जीपीएफ की सुविधा अगर कर्मचारियों को दे दे तो उसमें क्या बिगड़ेगा। इसके साथ ही जो फैमिली पेंशन का प्रावधान ओपीएस में होता था, क्या वो फैमिली पेंशन का प्रावधान एनपीएस में नहीं कर सकते? अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसकी जमा रकम को सरकार जब्त क्यों कर लेती है? ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए जीपीएफ में कोई निवेश नहीं करना पड़ता। यानी ओपीएस के अंदर जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वहां पर पेंशन के लिए आपको जीपीएफ में कोई निवेश नहीं करना पड़ता। एनपीएस में रिटायरमेंट पर पेंशन प्राप्ति के लिए एनपीएस फंड से 40% पैसा इन्वेस्ट करना होता है। यानी साथियों, जो ओल्ड पेंशन स्कीम में जिनके पास जीपीएफ होता है वो पूरा पैसा ब्याज सहित उनको मिल जाता है, वहां कोई पेंशन के लिए आपको इन्वेस्ट नहीं करना होता। लेकिन एनपीएस के अंदर जो कॉप्स आपकी मेहनत और गाड़ी कमाई से जुड़ा है, जो वैल्यू बनी है फंड की, उस फंड का 40% सरकार आपसे ले लेगी, तभी आपको पेंशन देगी। कितनी ज्यादती है आप सोचिए कि आपने सालों तक पैसा जोड़ा, वो फंड भी आपको पूरा नहीं मिला, सरकार ने उसका यूज किया और जब आपको पेंशन देने की बारी आई तो कहा कि इसका 40% हमें दो, तब हम आपको पेंशन देंगे। ओपीएस में 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है। कम्यूटेशन कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन जिन भी कर्मचारियों के लिए एक प्रावधान था वो एक फैसिलिटी थी, लेकिन एनपीएस में कम्यूटेशन का कोई प्रावधान नहीं है। इसके साथ ही साथियों, मेडिकल फैसिलिटी एफए में ओपीएस में है, लेकिन एनपीएस में कोई भी एफएमए का स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। इसीलिए मैंने कहा था आपको कि मेडल स्कॉलर हमेशा अपने कर्मचारियों के साथ खड़ा होता है, अपने परिवारों के साथ खड़ा होता है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। भविष्य में इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आपको चैनल से जुड़ना होगा। और अगर आज आप पहली बार चैनल पर आए हैं साथियों, तो इसी तरह की गर्मा गर्म बहस, इसी तरह की मुद्दों पर कड़कती हुई आवाज, मुद्दों पर सामने सरकार को घेरती हुई आवाज आपको सुनाई देगी। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो ये आपका भी सौभाग्य है, हमारा भी सौभाग्य है, परिवार बड़ा होगा और इसी तरह के मुद्दों पर हम आगे भी बात करते रहेंगे। साथियों, ये मुद्दा हमारे परिवारों की गंभीरता से जुड़ा हुआ है, भविष्य से जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हर कर्मचारी के पास आप ये वीडियो भेजिए, उसे भी तो पता चलना चाहिए कि वो जो सर्विस कर रहा है आने वाले भविष्य में उसे क्या मिलेगा, सरकार उसे क्या देगी, कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटी हैं जो ओपीएस में है लेकिन एनपीएस में नहीं है। हम नहीं कहते सरकार कि आप हमें ओपीएस का वो स्वरूप दे दीजिए, अगर आपके पास बजट नहीं है तो कम से कम जीपीएफ की सुविधा कर दीजिए। कम से कम अगर किसी भी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके फंड को तो जब्त मत कीजिए। और हमारी एक विनम्र प्रार्थना है मेडिकल फैसिलिटी की, उसका भी कुछ एनपीएस में प्रावधान कीजिए। आपने कमेटी बैठाई है, इन सब मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचने में कामयाब रहता है तो इन सभी बड़े अंतरों पर आपको काम करना होगा, कर्मचारियों को विश्वास में लेना होगा, तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। आप ही बताइए, बिना सरकारी कर्मचारी के क्या सरकार चल सकती है? क्या आप आगे देश को बढ़ा सकते हैं? नहीं साथियों, हर वर्ग का अपना महत्व है, किसानों का अपना महत्व है, कर्मचारियों का अपना महत्व है। या तो आप सभी के लिए एक ही रूल करिए या फिर किसी के लिए पेंशन और किसी के लिए एनपीएस मत करिए। साथियों, अब बात कर लेते हैं आपके एक छोटे से सहयोग की, जो आपके मेडल स्कॉलर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। यानी बात करेंगे शिक्षा के दान की। अगर आप एक छोटा सा दान करते हैं तो वो सभी असमर्थ विद्यार्थियों की मदद करेगा जो महंगे कोचिंग संस्थानों में प्रवेश नहीं ले पाते।
मेडल स्कॉलर अपने विद्यार्थियों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता है, यानी कोई भी शुल्क उनसे नहीं लेता है और उन्हें हैंड रिटन कंटेंट भी देता है। इस सब के पीछे मेहनत लगती है और उस मेहनत को पुरस्कार देने में आपका सहयोग जरूरी है। यानी जो भी हम मेहनत करते हैं, जो भी स्टाफ काम करता है इसके पीछे, उसकी सैलरी निकल जाए, वो दान स्वरूप राशि इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। तो चलिए साथियों, एक छोटा सा संदेश आपके लिए है और मुझे आशा है आपका सहयोग जरूर मिलेगा। और जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वही हमें ताकत देता है और आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्नेह और सहयोग हमारे चैनल मेडल स्कॉलर की शक्ति है। शिक्षा वह दान है जो हमेशा बढ़ता रहता है। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आए या आपको लगे कि हमारी जानकारी उपयोगी है, तो आप सुपर थैंक्स के माध्यम से 40 रुपये, 100 रुपये या 200 रुपये का दान कर सकते हैं। यह पूरी तरह से स्वैच्छिक है। आप अपने बच्चों के जन्मदिन, दीपावली, ईद, दुर्गा पूजा या किसी भी त्यौहार पर इसे एक शुभ दान के रूप में योजना बना सकते हैं। आपके द्वारा किया गया दान गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के हमारे प्रयासों को और भी मजबूती प्रदान करेगा। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। जो भी वीडियो आपको पसंद आता है या जिसकी सूचना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होती है, उस वीडियो के नीचे ही आपको एक थैंक्स का बटन मिलेगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर दान की राशि नीचे लिखी होगी, 40 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये या मोर। और अपने पसंदीदा भुगतान विधि से आप यूपीआई से कर सकते हैं, आप डेबिट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। जिससे भी आप पैसा भेजना चाहें वो पैसा हम तक पहुंच जाएगा। इसमें से 30% यूट्यूब फीस के रूप में काट लेता है और बाकी का अमाउंट मेडल स्कॉलर को मिलता है। याद रखें, जो लोग गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करते हैं, भगवान उनकी सहायता करते हैं। मेडल स्कॉलर दानकर्ताओं के प्रति और भी अनुकूल कदम उठाएगा। और एक खास बात आपके लिए, मेडल स्कॉलर हर रविवार को सभी दानदाताओं का नाम, शहर और राज्य के साथ एक विशेष वीडियो प्रकाशित करेगा। अगर आप अपनी फोटो हमारे जीमेल पते पर भेजते हैं तो हम उसे भी प्रकाशित करेंगे। यह हमारी ओर से सभी दानदाताओं को एक धन्यवाद होगा। आपके द्वारा दिया गया दान, योगदान न केवल गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करेगा, बल्कि आपको भी सम्मान और पहचान दिलाएगा। आइए इस नेक काम में हमारा साथ दें और शिक्षा के प्रकाश को और भी फैलाएं। आपका सहयोग हमारे लिए अमूल्य है। धन्यवाद मेडल स्कॉलर टीम।